चैप्टर 9 कैशी। ले मुआन ने कभी दया नहीं देखी थी। वो निर्दयी लोगों के बीच रहती थी और अगर उसके दिल में दिव्य फूल का कोई बीज था तो वह कभी नहीं उगा और न ही खिल पाया। उसने अपने कबीले को उतामातो के नेतृत्व में उत्तरी कबीले द्वारा लूटे और नष्ट होते और बचे हुए लोगों को समुद्र में खदेड़ते देखा था। उसने युद्ध और हत्या और अचानक मौत, तूफान और विनाश देखा था। उसने युद्ध में तलवारबाजी और मछलियों का पागलपन और रक्त पिपासा देखा था। ओरका द्वारा नष्ट किए गए धनुषाकार वेल और मनुष्यों को ले जाते हुए टाइगर शार्क को देखा था। इन सभी चीजों ने उसे दया से अप्रभावित छोड़ दिया था, जैसा कि वे रेंटान को छोड़ देते। फिर भी इन दो निर्दयी लोगों के बीच एक तारे और तारे के बीच की दूरी से भी अधिक दूरी थी। ले मुआन ने ताओरी के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उसने मृत्यु से भी अधिक भयानक चीज का सामना किया था, अज्ञात, उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे जुनून से प्रेरित किया था, और उसने वह पाया था जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था, अलगाव। वापस लौटकर ताओरी को खोजने के लिए अगर जरूरी होता तो वह बिना किसी दूसरे विचार के किरमादेक और उसके चालक दल को नष्ट कर देती, ठीक वैसे ही जैसे उसे बचाने के लिए वो खुद को नष्ट कर लेती। रंटन यह नहीं समझ सकता था, भले ही उसे ले मुआन की क्रूर आत्मा को दर्शाने वाले आरेखों के साथ सावधानीपूर्वक समझाया गया हो, जो पूरी तरह से अंधकार में है, सिवाय उस बिंदु के जहां यह एक बिंदु पर आग में जलती है। उस दिन अपनी काली योजना पर काम करते हुए उसने अपने उपकरणों, स्रू, कार्लिन, चालक दल, जहाज और सबसे आखिर में कनक लड़की की समीक्षा की, जो कंपास और नाविक के रूप में काम करेगी। उसे लगा कि वह मछलियों और पक्षियों के साथ साझा की गई सहज प्रवृत्ति के अलावा कोई महत्व नहीं रखती। किरमादेक ने सोमा में कछुए के कुछ खोल लोड किए थे और लेवोआ में उसे चंदन की लकड़ी का एक माल उठाना था। सैन फ्रांसिस्को अगला बंदरगाह था, लेकिन रंटन के दिमाग में यह संभव नहीं लग रहा था कि वो कभी सैन फ्रांसिस्को पहुंच पाएगी। ये सब कार्लिन पर निर्भर था। रंटन अकेले काम नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि स्रू की मदद से भी। कार्लिन समुद्र तट पर घूमने वाला था और उसे विस्की की पूरी बोतल के साथ छोड़ना विस्की की बोतल के लिए घातक होता, लेकिन वह एक श्वेत व्यक्ति था। उसे किरमादेक के अलावा किसी भी जहाज से निकाल दिया जाता, लेकिन वह एक श्वेत व्यक्ति था। रंटन ने अपनी इस हताशा भरी योजना में एक श्वेत व्यक्ति को अपने साथ रखने की आवश्यकता महसूस की, और उस रात कार्लिन को एक तरफ ले जाकर उसने उसकी आवाज निकालनी शुरू कर दी। हमें कल लेवोआ पहुंचना है, रंटन ने कहा। क्या आप कभी लेवोआ गए हैं? नहीं पता, दूसरे ने जवाब दिया। नहीं चाहता भी नहीं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर, वहाँ सिर्फ एक चंदन व्यापारी और लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले कनक के अलावा कुछ नहीं है। मैं ताहिती में समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ। मैं फ्रिस्को पहुँचने पर वहाँ की तलाश कर रहा हूँ। फ्रिस्को से ताहिती तक बहुत सारी नावें चलती हैं। हो सकता है, रंटन ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ताहिती में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको कभी यह एहसास नहीं हुआ कि द्वीपों में पैसे कमाए जा सकते हैं और समुद्र तट पर घूमने से बेहतर काम किया जा सकता है? मेरा मतलब कड़ी मेहनत, माल संभालना या जहाज चलाना नहीं है। मेरा मतलब है कि पैसे कमाना, आसानी से कमाना और खूब सारा पैसा। बड़ा लाल आदमी हंसा और रेलिंग पर थूक दिया। ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा, न तो मेरे और न ही आपके जैसे लोगों के लिए। क्लेम शेल्स ही वह सब है जिसे मेरे और आपके जैसे लोग तब उठा सकते हैं जब दूसरे लोग चौड़ा खा चुके होते हैं। तुम्हें अपनी मुट्ठी में $10,000 कैसे चाहिए? रंटन ने पूछा। 20-30 पता नहीं ये क्या हो सकता है, और यह सब बिना किसी काम के, बस कनकियों को मोतियों के लिए गोता लगाते देखने के लिए। कार्लिन ने अपने साथी की ओर नजर घुमाई। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, रंटन ने कहा। मैं एक मोती द्वीप के बारे में जानता हूँ और यह यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यह एक सीलबंद लैगून है जिस पर कभी काम नहीं किया गया है, और वहाँ 1 दर्जन लोगों को अमीर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है। लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे एक जहाज की ज़रूरत होगी, लेकिन मेरे पास न तो जहाज है और न ही किराए पर लेने के लिए पैसे हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, समझे? आप क्या कहना चाहते हैं? कार्लिन ने फिर पूछा। उसकी आवाज में नया लहजा था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे पास जहाज नहीं है, दूसरे ने जवाब दिया।
लेकिन मुझे पता है कि जहाज कहाँ मिलेगा, अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसे लेने में मेरी मदद कर सके। कार्लिन रेलिंग पर आगे झुक गया और फिर से समुद्र में थूक दिया। भयानक सहज ज्ञान के साथ उसने दूसरे का पूरा अर्थ समझ लिया था। और कनक के बारे में क्या? उसने पूछा। कनक बहुत मूर्ख हैं, लेकिन उन्हें अदालत में ले जाओ और वे सबूत पेश करने के लिए गंदगी फैलाने वाले हैं। मैंने ये देखा है, उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछते हुए कहा। यह एक डूबने वाला काम था, और जिस आदमी ने ये किया उसे कनक सबूत के आधार पर 10 साल की सजा मिली। रंतन हंसा। कनकिया मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा। मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, अगर मेरे पास काम करने के लिए रेत है, तो क्या तुम मदद करोगे? मैं यह नहीं कह रहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, कार्लिन ने कहा, लेकिन नेविगेशन के बारे में क्या? आप उस काम में बहुत अच्छे नहीं हैं। यह है। मैं सोच रहा हूं कि शायद आप इसे अपनी आस्तीन में दबाए हुए हैं। मैं वहां पहुंचने के लिए काफी अच्छा हूं, रंटन ने जवाब दिया। ठीक है, इस पर विचार करें, हमारे पास समय है और जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि व्यवसाय में पैसे का कोई पता नहीं है, और अगर इसे करने की बात आती है, तो आप जोखिम के बारे में चिंता न करें। मैं सामान्य जोखिम से ज़्यादा जोखिम लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वह मुड़ गया और कार्लिन को रेलिंग पर झुका हुआ छोड़कर पीछे की ओर चला गया। कार्लिन की जिंदगी की शुरुआत चाहे जो भी रही हो, अब वो समुद्र तट पर घिसा पिटा था, जैसे कि आप उस पुराने डिब्बे की तरह जिसे आप कनक द्वारा फेंके गए रीफ पर फेंकते हुए पाते हैं। लेबल गायब हो गया है, और इसके पिछले हिस्से को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया के सबसे अच्छे लोग समुद्र तट पर मुरझा जाएंगे, और यह सच है। समुद्र तट यानी सूरज और कुछ नहीं करना। सूरज विस्की से ज्यादा लोगों को मारता है या उनका मनोबल गिराता है। सूरज में जन्म लेने के लिए आपको सूरज में जन्म लेना चाहिए, जैसे कि काटाफा, जैसे कि डिक, जैसे कि लेमोआन। आपने कभी कपड़े नहीं पहने होंगे। कभी कभी एक श्वेत व्यक्ति अंदर और बाहर से सूर्य से सुरक्षित होता है, लेकिन शायद ही कभी। कार्लिन बाहर से सूर्य से सुरक्षित था। उसकी त्वचा भयानक अदृश्य किरणों की मार झेल सकती थी। वह उस पर थिरकता था, लेकिन अंदर से वह टुकड़े टुकड़े हो चुका था। उनकी एक ही महत्वाकांक्षा थी, विस्की या रम या जिन या यहाँ तक कि समशू, लेकिन विस्की ही उनका विकल्प था। किरमाडिक पर विस्की थी, लेकिन कार्लिन के लिए नहीं। पीटरसन, जो रंटन की तरह ही एक शांत व्यक्ति था, ने इसे वैसे ही रखा जैसे उसने बिजली राइफलों को हथियार रैक में रखा था, ताकि आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सके। ये ताला और चाबी के नीचे था, लेकिन कार्लिन ने इसे सूंघ लिया था। जहाज पर इसकी उपस्थिति एक दुष्ट प्रतिभा की उपस्थिति की तरह थी, अदृश्य, लेकिन वहां और अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी। यह उसे रात के खाने पर रंटन के शब्दों की याद दिलाती रही, और जब वह अंदर गया और यहाँ तक कि उसकी नींद में भी इसका काम जारी रहा, उसने अपने सपनों में देखा कि जहाज अज्ञात मोती द्वीप की ओर भाग्य और असीमित विस्की की सुनहरी रोशनी की ओर बढ़ रहा है। वह रंटन के साथ कमान के साथ जहाज के डेक पर था और पीटरसन वहां नहीं था। सपने में पीटरसन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, और उस समय डेक पर मौजूद पीटरसन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि समुद्र तट पर घूमने वाला यह व्यक्ति किरमाडिक के बारे में सपना देख रहा था, जो अपने रास्ते से भटक गया था और उसका कप्तान भी नहीं था। अगले दिन सुबह के समय स्रू गाड़ी चला रहा था और रंटन, मुंह में पाइप लगाए, मौसम की निगरानी करने वाली रेलिंग के पास खड़ा था। सूरज अभी अभी निकला था, रात को चीरता हुआ और लहरों के नीले आसमान पर सोना बिखेरता हुआ। किरमाडिक में सूर्योदय अचानक गर्म हाथ की ताली की तरह हुआ। स्रू ने इसे अपनी पीठ पर और रंटन ने अपने गाल पर महसूस किया। दूर से हवा की दिशा में एक गूल की चीख आई। एक गूल गुंबददार पंखों के साथ ऊपर से गुजरा, मानो स्कूनर का निरीक्षण कर रहा हो, और हवा में बह गया। लगभग उसी क्षण कनक चौकीदार की चीख आई। भूमि। रंटन आगे बढ़ा। ठीक आगे, लबालब भरे समुद्र के ऊपर लिवोआ का गुलाबी बादलों वाला दुपट्टा पड़ा था। अभी भी बहुत दूर, धधकती पूर्व दिशा की ओर मुख करके, द्वीप, सुबह के तट के किसी भी निशान से मुक्त, समुद्र और आकाश के नीले रंग के बीच तैरता हुआ प्रतीत होता था।
सुदूर, किसी भी सपने से अधिक सुंदर। जब रंटन फिर से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि ली मुआन स्रू के पास पहिए पर खड़ी थी। स्रू उसे समझा रही थी कि पहिया किस तरह से स्टर्न में स्टीयरिंग पैडल का काम करता है। किरमाडिक को करीब से खींचा जा रहा था, हर पाल खींचा जा रहा था। स्रू इस मामले को समझा रही थी और दिखा रही थी कि हवा के थोड़ा सा करीब आने पर पाल कांपने लगेंगे और जहाज से दूर हो जाएंगे। ली मुआन समझ गई। समुद्री शिल्प उसके अंदर पैदा हो गया था और अब स्कूनर के विशाल पाल स्थानों के अभ्यस्त होने के कारण उसे कोई डर नहीं लगा। किरमाडिक आखिरकार सिर्फ एक डोंगी थी जो बड़ी बनावट और अलग बनावट की थी। उसने उसे क्षण भर के लिए नाव की तीलियां पकड़ने दी तथा अपने मार्गदर्शक हाथ से जहाज का पहिया नियंत्रित किया। फिर स्कूनर के अचंभित हो जाने के खतरे को भांपते हुए वह एक तरफ खड़ा हो गया और लड़की ने पतवार थाम ली। किरमाडिक ने एक पल के लिए कोई संकेत नहीं दिया कि पहिया हाथ बदल गया है। फिर अचानक मुख्य पाल के लाफ से कैनवास के माध्यम से एक छोटी सी चेतावनी फड़फड़ाहट गुजर गई और बंद हो गई और पाल फिर से सख्त हो गया। ली मुआन ने समझ लिया था, सहज रूप से समझ लिया था कि लीबो के खिलाफ निरंतर दबाव जो एक जहाज के सिर को हवा में ऊपर धकेलता है। एक पल के लिए ताओरी, कैरोलिन, स्रू की उपस्थिति सब भूल गई। वे शब्द जो स्रू ने उससे कुछ देर पहले कहे थे, तुम जल्द ही ताओरी को देखोगे, छोटी सी, लेकिन पहले तुम्हें स्टीयरिंग पैडल का इस्तेमाल करना सीखना होगा। उन सभी बड़ी पाल जगहों को भरने, हवा और समुद्र के साथ इतना बढ़िया खेल खेलने की शक्ति की पहली नई पकड़ में सब कुछ भूल गया। एयोमा ने उसे मछली पकड़ने वाली नाव चलाना सिखाया था, लेकिन बहुत समय पहले, इसलिए उसे याद नहीं था कि पहली बार कब उसने नाव को अकेले चलाया था। लेकिन यह अलग था, एक प्रेमी के चुंबन और एक मित्र के चुंबन के बीच का अंतर, कुछ ऐसा जो उसकी आत्मा तक पहुंच गया था। ये ताओरी के दर्शन और अन्य पुरुषों के दर्शन के बीच का अंतर था, महान, रोमांचकारी, उसे स्वयं से ऊपर उठाने वाला, सृजनात्मक। वो उस तंत्र से बिल्कुल अनभिज्ञ थी जो पतवार को चलाता है, जैसे कि एक आदमी अपनी बाँह को चलाने वाले तंत्र से अनभिज्ञ होता है। महान नए अनुभव के पहले कुछ मिनटों के बाद वह कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी। वह कंपास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, वह केवल इतना जानती थी कि उसे जहाज को उसी तरह से खींचकर रखना था जैसे स्रू उसे खींचकर रखती थी, इतना करीब कि हवा के थोड़ा पास आने पर पाल उखड़ जाते। स्रू उसे देख रही थी और रंटन अपनी पाइप भूलकर उस पर अपनी आंखें गड़ाए खड़ा था। दोनों पुरुषों ने पहचान लिया कि जहाज फिलहाल सुरक्षित है। कोई सोच सकता था कि वे नीले आसमान और सुबह की चमक के सामने उसके द्वारा बनाए गए चित्र की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जो दिलचस्पी थी वह न तो जागृत सौंदर्यबोध की दिलचस्पी थी, न ही प्रेम की, न ही जुनून की, न ही नाविक कौशल की। जैसे ही वे खड़े हुए, अचानक, और जैसे कि ट्रेजेडी ने कुछ दृश्यहीन दर्शकों के लिए मंचित किया था, पीटरसन का सिर और कंधे सैलून हैच के खुले स्थान पर दिखाई दिए। रंटन, जिसका चेहरा सफेद दागों से भरा हुआ था, पीटरसन को घूर रहा था। स्रू अपने हाथ की पीठ को उसकी नाक पर खींच रहा था जैसे कि उसे पोंछ रहा हो। एक पैर पर खड़ा था, फिर दूसरे पर, उलझन में, एक कुत्ते की तरह लग रहा था जो खुद को दुर्व्यवहार कर रहा था। ली मुआन ने कुछ नहीं देखा। पहिए के स्पर्श पर अपनी सजगता खोए बिना उसका मन क्षण भर के लिए उड़ान भरने के लिए चला गया था। उसने खुद को किरमाडिक को कैरोलिन की ओर ले जाते हुए देखा। उसने कल्पना में दूर की चट्टान, सीगल और चट्टान के उद्घाटन के पार महान लैगून के रोमांचकारी नीले रंग को देखा। पीटरसन, देख पर आगे आए बिना, उसे एक पल के लिए देखता रहा, बिना कुछ समझे, सिवाय इस तथ्य के कि लड़की को स्टीयरिंग लेने की अनुमति दी गई थी। फिर जब स्रू ने उससे स्पोक लिया और उसे आगे बढ़ाया, तो किरमाडिक के कप्तान ने रंटन की ओर रुख किया, लेकिन उसके होठों पर गाली साथी के चेहरे से आधी सिकुड़ गई थी। तुम फिर कभी ऐसा काम मत करना, पीटरसन ने कहा। ये बेवकूफ़ी है। वह सूंघा और आगे बढ़ा, एक कनक को अपने रास्ते से हटा दिया और फिर खड़ा हो गया। उसकी आंखें दूर से नीले उत्तर में रंगे लेवोआ ओपल के दृश्य पर टिकी हुई थीं।